नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खौफनाक शर्त का पार्ट 6। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की खौफनाक शर्त पार्ट 6। दोस्तों, जैसे तैसे मैं घर वालों को समझाकर दादाजी का सामान तक पहुंचा तो मुझे वहां दादाजी के पिताजी की एक डायरी मिली। सिर्फ वो ही थी जो कुछ समझा सकती थी, इसलिए मैं वो लेकर घर से निकल गया। ताऊजी कहते हैं, क्या कुछ मिला है तुम्हें? मैं कहता हूँ, हाँ, एक डायरी है उनकी, उसमें कुछ मिल सकता है। ताऊजी कहते हैं, तो पढ़ो इसे जल्दी। डायरी सन 1952। देश को आज़ाद हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा खानदान एक श्राप से अभी भी बंधा हुआ है। मेरी कल्पना से परे कोई शैतानी शक्ति है जो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। इसलिए मैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक कुएं की तलाश में आया हूँ। ये कुआं जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जहाँ कोई गांव नहीं है और ना ही कोई शख्स यहाँ से गुजरता है। बस है तो बंजर ज़मीन। इस कुएं को खोजने में मुझे 2 साल बीत गए, तब जाकर मुझे यह मिला है। न जाने कितनी जगहों पर खुदाई की और अपने परिवार को अपने साथ दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया था, जिसका फल मुझे आज मिल ही गया। मैं उस कुएं को जाकर आज खोल दूंगा, जिससे मेरा परिवार उस चुड़ैल से मुक्त हो जाएगा। ताऊजी कहते हैं, अरे, जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है, कैसे पता करें? ये नहीं लिखा क्या है? रुको, मैं देखता हूँ। अगला पन्ना पलटना होगा। डायरी का दूसरा पन्ना मैं चाहते हुए भी उस कुएं को खोल नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोग अचानक वहां पर आकर पहरा देने लगे। वो कुछ दूर तक की जमीन को घेर खड़े थे, न जाने कहां से आए थे। कल तो नहीं थे। यह सारा किस्सा मैं रेत के टीले के पीछे छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद 2 ऊँट की पालनी, एक प्रकार की बग्गी जैसे घोड़ों की पीछे बनी होती है, वहां पर आती है, जिसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और एक औरत को हाथ पकड़कर नीचे उतरता है। वो दिखने में कोई रानी या जमींदार की पत्नी लग रही थी। वेशभूषा उसी तरह की थी। साथ आई उस दूसरी ऊँट पालनी से कुछ तांत्रिक निकले और एक तरफ बैठकर तंत्र विद्या का सामान तैयार करने लगे। फिर नीचे जमीन से धूल हटाकर एक लकड़ी का गेट खोला, जैसे जैसे कोई तहखाना हो। मुझे इतना सब मालूम नहीं था। मुझे तो लगा था कि वो कुएं जैसी आकृति में बना है, उसी में जितेंद्र की आत्मा होगी, जबकि मैं गलत था। नीचे कोई तहखाना भी है। वो औरत और उसके साथ बाकी तांत्रिक तहखाने में चले गए और बाकी बाहर पहरा दे रहे थे, इसलिए मैं अंदर जा ना सका। डायरी का तीसरा पन्ना। कुछ हफ्ते बीत गए हैं। कुछ और तहखाने पर पहरा रोजाना लगता है और हर अमावस के दिन लगभग साय के समय वो औरत और उसके साथ उसका पति आता है। कुछ तांत्रिक लेकर अगली सुबह तक तंत्र विद्याओं का खेल चलता है। कठोर पहरा होने से मैं चाहते हुए भी अंदर जा ना सका। डायरी का चौथा पन्ना। साल 1953 आ गया है। पास के गांव में मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया था और रोजाना वहां जाकर देखा करता था, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ कोई पहरा नहीं दे रहा हो। लेकिन आज मुझे उस जगह जाने का मौका मिला, क्योंकि आज वहाँ कोई पहरा देने वाला नहीं आया। मैं चुपके से धूल हटाकर उस तहखाने को खोला। गुप्त अंधेरा था, इसलिए इस बात का ध्यान पहले से ही करते हुए मैंने एक मसाल बनाकर रखी थी, जिसे जलाकर मैं अंदर घुसा। अंदर सीढ़ियां लगी थीं। रास्ता संकरा और बेहद गहरा था। रास्ता बाई और मोड़ पर खत्म हुआ। जगह बहुत बड़ी थी, मतलब वहां पर एक पूरा का पूरा महल ही धूल के नीचे दब गया था। मैं जैसे जैसे चलता गया, वैसे वैसे मुझे कमरे और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मिलती रहीं, लेकिन मुझे अंत दिखाई नहीं दिया और मेरी मसाल खत्म हो रही थी। तो मुझे डर था कि कहीं यहीं ना फंस जाऊं। इस डर से फिर से बाहर चला आया। मैंने उस दरवाजे पर मिट्टी डाली और भाग गया। डायरी का 5वां पन्ना। साल 1957। काश कि मैं उस दिन भागकर न आया होता,
तो आज के हालात कुछ अलग होते। जब कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया, वहां मुझे पता चला कि मेरी पुश्तैनी परिवार रहता था। वहां से कोई न कोई मरता गया और आज मेरे सिवा मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं। इसके अतिरिक्त कोई न रहा। मेरे दुख की कोई सीमा नहीं रही। मुझे बस उस चुड़ैल से मेरे बच्चों को बचाना था, कैसे भी करके। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अब की बार निराशा से नहीं लौटूंगा। डायरी का 6ठा पन्ना। कुछ ही हफ्ते हुए हैं मुझे वापस नज़र रखते हुए और मुझे मौका मिल गया। वो आज पहरा नहीं दे रहे हैं और मैं 2 मसालों को लेके उस तहखाने के अंदर चला गया। गहरे और गहरे रास्ते का पार करने के बाद मैं महल के 100 से भी ज़्यादा कक्ष से निकलकर महल के एकदम बीच में चारों तरफ एक गोलाकार सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उससे नीचे उतरने लगा। भयंकर अंधेरे में 2 सीढ़ियों को छोड़कर आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे करके आखिर मैं नीचे उतर गया। मैं महल के एकदम बीच में स्थित था और मेरे सामने था वो कुआं। मैं देरी न करते हुए उस कुएं के पास गया। वो बड़ा भयावह करने वाला दृश्य था। आसपास इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी थीं जो तांत्रिक तंत्र विद्याओं के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला ये कुल 7 खोपड़ियाँ हैं जो कुएं के चारों ओर एक चक्रनुमा आकृति में रखे गए हैं और लाल सिंदूर से सबके माथे पर टीका लगाया हुआ है। मैं कुछ देर के लिए हैरान था और काफ़ी डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने कुएं की तरफ अपना बायां हाथ बढ़ाया। जैसे ही बायां हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, उन खोपड़ियों के चक्रनुमा आकार से मेरा हाथ हवा में ही जलने लगा, जैसे किसी ने तेजाब फेंका हो, और असहनीय पीड़ा से मैं तिलमिलाता हुआ जमीन पर पड़ गया। मेरे हाथ की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे उठकर दूसरी मसाल को पहली से जलाकर वापस ऊपर की ओर बढ़ा। वहाँ एक एक पल मुझे हफ्तों जैसा लग रहा था। दर्द के मारे मैं कई बार नीचे गिरा, लड़खड़ाया, लेकिन जिंदा वहाँ से बाहर निकल गया और सीधा चिकित्सालय गया। वहाँ पर काटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। इसलिए अब मैं एक हाथ के बिना चाहकर भी उस मनहूस जगह नहीं जा सकता। और यह मेरा अंतिम लेखन है। समाप्त। ताऊजी कहते हैं, तुम्हारे परदादा ने काफ़ी कुछ झेला, लेकिन उस तंत्र विद्याओं का सामना नहीं कर सके। मुझे उनके और तुम्हारे परिवार के लिए दुख है। मुझे भी उनके लिए दुख है, लेकिन मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे दादाजी ने बहुत साहस दिखाया। ताऊजी कहते हैं, बिल्कुल, आज नहीं, उन्हीं की वजह से हम उस कुएं तक पहुँच पाएंगे। अगर वह साहस न दिखाते तो शायद ये और कितनी ही सदियों तक ये सिलसिला चलता। मेरे परदादा से हमें कुएं का पता चलेगा और उस रेत के नीचे दबे महल के कई रहस्यों का पता चल गया है, जिससे हम पहले से ही सचेत हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जानकारी होना आदि जंग जीतना है। उनकी डायरी में लिखा उनका लेखन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आगे कुछ बोलता उससे पहले कार की पिछली सीट से आवाज़ आई, वाह क्या कहानी है, वाकई मज़ा आ गया, लेकिन मैं शायद बीच से सुन रहा हूँ। मैंने और ताऊजी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ताऊजी कहते हैं, तू कौन है? मैं, विशाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? विशाल मेरे घर के पास रहता है, ये मेरे मोहल्ले वाला दोस्त है। विशाल कहता है, तूने मेरे घर के सामने कार रोकी है। जब मैंने तुझे देखा तो बात करने चला आया, लेकिन तू अपने घर भाग गया। और ये महाशय कार के बाहर निकलकर बोनट खोल कार चेक कर रहे थे, तो मैं सरप्राइज़ देने के इरादे से बैठ गया। फिर तू जैसे ही आया कोई स्टोरी पढ़ने लगा, तो मैं सरप्राइज़ देना भूल गया। ताऊजी कहते हैं, बाहर निकल चल जल्दी। विशाल, ओके, मैं ये सारी स्टोरी पूरे मोहल्ले में सुना दूंगा। ताऊजी कहते हैं, हाँ सुना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ, रुको रुको ताऊजी, ये थोड़ा सनकी है, कह भी सकता है, और अभी रमेश साथ में भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कोई ना कोई सहायक चाहिए। इसे साथ में ले लेते हैं, हमारा क्या नुकसान होगा, और साथ में होगा तो बताएगा नहीं। ताऊजी, बिल्कुल नहीं। विशाल, मैं मम्मी को कहकर आता हूँ। वैसे कहाँ पर जा रहे हैं? मैं, कॉलेज ट्रिप का कह दे। ताऊजी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ये नहीं जाएगा। विशाल कहता है, अरे ताऊजी,
क्यों भाव खा रहे हो? मैं जाऊंगा तो कोई काम ही आऊँगा। ताऊजी कहते हैं, तुझे पता तो है क्या हम कहाँ जा रहे हैं? विशाल, हाँ, कोई भूतिया जगह जा रहे हो। एक बार रमेश लेके गया था, उस टाइम भी मज़ा आया था। इस बात पर ताऊजी ने मुझे टेढ़ी नज़रों से देखा तो मैंने साफ कह दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो ऐसा कहा जाता था। जैसे तैसे ताऊजी को समझाया। फिर विशाल भी अपने घर वालों को कॉलेज ट्रिप का कहकर आ गया और हम जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मैंने अभी तक की सारी बातें विशाल को बताई, लेकिन उसे यह एक मजाक लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये कोई डरावनी जगह लेकर जाने से पहले माहौल बना रहे हैं। 10 घंटे का लंबा सफ़र था, तो उसमें ताऊजी हमें यह बता रहे थे कि किसी भी प्रेत से सीधे तौर पर बतलाना नहीं चाहिए और ना ही कोई रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो हावी हो जाती हैं। और साथ ही अपनी जवानी के टाइम के 2-4 किस्से सुनाए। कुछ देर में विशाल और ताऊजी की पट गई थी। विशाल कहता है, तो जैसलमेर में कहाँ है वो कुआं? ताऊजी ने कहा, मुझे इसके लिए एक विद्या का पता है। उस प्रेत ने बताया था ना, खून चाहिए, बस कहाँ हो जाएगा। मैं कहता हूँ, मेरा खून चाहिए, लेकिन कितना? मैं थोड़ा डरते हुए बोला। ताऊजी कहते हैं, थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बूंद, बस। मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा था बहुत सारा खून चाहिए। सफ़र आराम से कट गया, लेकिन न जाने मुझे बार बार रमेश का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, रमेश को उस डायन से बचाऊंगा। आखिर उसने मेरे लिए रिस्क लिया था। जैसलमेर में 7 बजे की ढाबे पर बैठकर नाश्ता करने के बाद पास ही की दुकान में ताऊजी एक नारियल और मोली लाल धागा, जो अक्सर कलाई पर बांधते हैं, लेकर आते हैं। ताऊजी कहते हैं, जल्दी करो नाश्ता, बहुत देर हो रही है। सबने नाश्ता करके जल्दी से कार में बैठ गए। ताऊजी कार को कुछ दूर ले जाने के बाद एक बड़े रेत के टीले के पीछे लगा दी और मुझे बाहर निकालकर नारियल हाथ में पकड़वाया। फिर मोली को निकालकर नारियल के 7 बार लपेट दिया। विशाल को अंदर पड़े लाल कपड़े को लाने को कहा। ताऊजी कहते हैं, देखो, तुम्हें अपने हाथों से उंगली पर एक छोटा सा कट लगाकर खून निकालना होगा। तब तक ये नारियल मुझे दो, ताकि मैं इसे मंत्रा कर तुम्हें दूं और तुम इस पर अपना खून अर्पित कर इसे लाल कपड़े से ढक दो। फिर सभी दिशाओं की तरफ हाथ उठाकर नारियल को घुमाना। जिस दिशा में तुम्हें नारियल भारी होता दिखे, तो वही दिशा होगी जहाँ वो कुआं है। मैंने हामी भरी और वैसा ही किया जैसा ताऊजी ने कहा था। कहानी जारी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।